अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। इस वीडियो में हमने चैप्टर 11 को डिस्कस करना है जो कि है डिसीजन कंस्ट्रक्ट के ऊपर। उसमें मुख्तलिफ कंट्रोल्स और स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, रेपिटेशन है। तो इस चैप्टर में कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं उनको। तो मैं वन बाय वन इनको आपको बता भी दूंगा और साथ साथ हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे कि ये प्रोग्राम हम किस तरह से राइट करने हैं, सिंटैक्स क्या होगा और इन दोनों का या इन सब का आपस में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ की। इफ़ जो है एक कीवर्ड है जो सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। ये कंडीशन सेट करने के लिए किया जाता है कि अगर आपने किसी कंडीशन पे कुछ रिजल्ट जो है वो शो करवाने हो या कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी हो किसी कंडीशन की बेस पे, तो तब आप इसको यूज़ करते हैं। और जब आप कंडीशन, अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी जो आपने कंडीशन लगाई होगी इफ़ के अंदर, तो प्रोग्राम जो है वो या उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि अपनी जो फाइल्स हैं वो इंक्लूड करनी होती है, जिन्हें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, जो कि हैश से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो बेसिक जो हमें ऐड करनी है वो क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरी है वो हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम वो ऐड कर लेते हैं stdio.h। और इसके बाद हमें अपना जो मेन मेथड है, मेन फंक्शन है, वो बनाना होता है। वाइड मेन, और उसकी जो है वो बॉडी की ब्रैकेट्स जो है वो आपने लगानी है। ये सारा आपने स्मॉल में लिखना होता है। सिंटैक्स को मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि गलती ना हो। ये सब आपने स्मॉल में लिखना। वाइड के बाद स्पेस है, फिर मेन आपने लिखना, वो भी स्मॉल में। फिर आ जाती हैं ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, और उसके बाद करली ब्रेसेस आ जाती हैं। करली ब्रेसेस हमेशा बॉडी के लिए यूज होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये ब्रेसेस आ गई। और एक और कन्फ्यूजन मैंने देखा होती है कि ब्रेसेस हमेशा सोचते हैं स्टूडेंट के वो यहाँ पे आएंगे, वो ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन फिर ये है कि आपने जो कोड लिखना है वो ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है। और आप इसको, जो सबसे बेटर वे है वो यही है कि आप बिल्कुल उसके आगे जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है वो आगे लिख देते हो फंक्शन के, और बाद में आप जो है वो ज़ाहिर क्लोजिंग तो बाद में एंड पे ही आएगी। तो यहाँ पे आप लिख देते हो। और इफ़ आपने अगर कोई कंडीशन लगानी है तो आप क्या लिखोगे, इफ़ कीवर्ड, उसके बाद उसी तरह से राउंड ब्रैकेट्स आएंगी। यहाँ पे आप अपनी कंडीशन लिखते हो। जो भी आपने कंडीशन लिखनी है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करके वो कंडीशन आप यहाँ पे लिखते हो। और फिर इसकी भी बॉडी होती है। इस तरह से आप इसकी भी बॉडी, और इस बॉडी के अंदर आप सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो आप लिखोगे, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। लाइक मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखता हूँ मार्क्स के रिलेटेड। अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे 40 के, तो जो है हम वो प्रिंट करवा देंगे कि जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो वगैरह। आप कुछ भी जो भी प्रिंट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो मार्क्स की बात कर रहे हैं तो वो एक वेरिएबल है, ज़ाहिर है। आप कंडीशन में वेरिएबल या कांस्टेंट से आप कंडीशंस चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको वो ज़ाहिर है चाहिए होंगे, वेरिएबल आपने बनाने हैं। वेरिएबल मार्क्स इंटीजर में होते हैं, तो मैं डाटा टाइप सबसे पहले बताऊंगा, इंट मार्क्स, आगे नाम, जो भी आप नाम देना चाहें, उसके बाद उसकी इनिशियलाइजेशन है। आप ये सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, मल्टी लाइन में भी कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको 30 लिख रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं। तो मार्क्स जो है 30 है। अब कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये मार्क्स जो है वो, मार्क्स एस आएगा। वेरिएबल का जो भी आपने नाम रखना है, सेम नाम से आप बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट करवाना है हमने पास्ट, सिंपली पास करना, यू है पास्ट या कुछ भी आप लिखना चाहो। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ मेथड है। लास्ट चैप्टर में जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने देखा ये प्रिंट एफ मेथड है। प्रिंट एफ मेथड में आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो समझ लें स्टैटिकली प्रिंट हो जाएगा उसके ऊपर, डबल कोट्स में जो भी आप लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यू हैव पास्ट, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे, जो भी प्रिंट करवाना चाहें, और एंड पे सेमीकोलन जरूरी है। इन स्टेटमेंट सेमीकोलन आता है बॉडी में, इस तरह से सेमीकोलन नहीं आता जब आप इसकी बॉडी लगाते हो, और ना यहाँ पे कोई सेमीकोलन आएगा।
लेकिन ये जो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है इसके एंड पे सेमीकोलन लाजमी आएगा। इसको रन करते हैं तो आपके सामने के यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अगर मैं इसके नंबर एग्जैक्टली 40 कर देता हूँ, अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें प्रिंट हो गया यू हैव पास्ड, क्योंकि 40 जो है वो 40 हमने मार्क्स रखे हैं, 40 की कंडीशन थी और 40 इज ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है 40 के। इसी तरह 41 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, या कोई भी ग्रेटर देन 40 से आप नंबर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू हैव पास्ड। और अगर आप यहाँ पे एक भी आप ज़ाहिर कम दोगे 39 भी दे देते हो तो तब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं होगी। कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो प्रिंट भी कुछ नहीं होगा। हमने सिंपली इतना ही लिखा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो यानी मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो तो तब प्रिंट कर दो यू हैव पास्ड। इसी तरह की छोटी सी एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए हमने अगर मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, /* स्टार // तो ये मल्टीपल लाइंस जो हैं वो कमेंट हो जाएंगी या प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होंगी। नेक्स्ट हम रख देते हैं 2 नंबर का। अगर 2 नंबर का सम जो है वो 50 से ग्रेटर होगा तो हम कह देंगे कि ये ग्रेटर देन 50 है। सिंपल है। 2 नंबर हमें चाहिए, इंट a और b। 2 नंबर रख लेते हैं, इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30, इस तरह कर लेते हैं। और इनका सम आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ के अंदर आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं a प्लस बी ग्रेटर देन 50, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे प्रिंट f सम इज ग्रेटर देन 50। सिंपली आप जो भी चाहें यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं एग्जैक्टली। एक्सप्रेशन वैल्यूएट होगा, जो भी वैल्यू इसकी बनेगी। अब इनकी वैल्यू बनेगी 40 ग्रेटर देन नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ बढ़ा दी जाए, यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ तो टोटल 90 हो जाएगा ये। तो ये देखें यहाँ पे आएगा सम इज ग्रेटर देन 50। तो इस तरह आप एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एवेल्युएट होंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो कंडीशन से चेक हो जाएगी। अगर यही आपने यूज़र से इनपुट लेनी हो, ये 2 नंबर आपने यूज़र से इनपुट लेने हो और उसके बाद आप बताओ कि उसका सम क्या आता है, वो ग्रेटर देन है कि नहीं 50 से, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने मेथड जो यूज़ करना है प्रिंट करवाने के लिए, कंसोल पे शो करवाने के लिए प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, और जो है वो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए स्कैन एफ जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम स्कैन एफ मेथड यूज़ करेंगे। मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करूँगा खुद से, यानी स्टैटिकली यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे, स्कैन एफ मेथड यूज़ कर रहे हैं यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। स्कैन एफ, और यहाँ पे हम एक उसको बताएंगे कोड्स के अंदर। हमने यहाँ पे बताना होता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो ली जाएगी। %d होता है इंटीजर के लिए, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में उसको ये बता देंगे और एंड साइन के साथ यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम बता देंगे एंड a। तो जो भी यूज़र आप वैल्यू एंटर करेगा वो इसमें सेव हो जाएगी। इसी तरह हमें b के लिए चाहिए, तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा b। तो अब जो अगली वैल्यू यूज़र देगा वो b में सेव हो जाएगी। अब इसको रन करते हैं तो अब यहाँ पे देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ और कंसोल जो है यहाँ पे वेट कर रही है कि यूज़र कुछ यहाँ पे इनपुट करे। तो मैं इनपुट करता हूँ यहाँ पे 30 और फिर मैं इनपुट करता हूँ 40, तो यहाँ पे आएगा सम इज ग्रेटर देन 50। यार अब ग्रेटर देन 30 40 70 आएगा, 70 ग्रेटर है 50 से। और अगर इस तरह कोई छोटी वैल्यू हम दे देते हैं 1 और b के लिए 2 दे देते हैं तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि ये इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन आ जाए तो यूज़र को क्या समझ आएगी कि क्या करना है यहाँ पे, या ये वेट करना है या कौन सी वैल्यू मैंने इनपुट करनी है। कंसोल तो वेट कर रही है लेकिन यूज़र को क्या वैल्यू इनपुट करनी है। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप क्या करो, यहाँ पे पहले प्रिंट करवाओ प्रिंट एफ, और यहाँ पे आप लिख दो एंटर अ नंबर, एंटर अ वैल्यू, कुछ भी आप जो है ना, या एंटर इंटीजर नंबर। ठीक है, इस तरह से आप लिख दो ताकि यूज़र को आइडिया हो जाए कि यहाँ पे मैंने कोई नंबर जो है वो एंटर करना है या मैंने कोई वैल्यू देनी है, या आप यूज़र से नेम
गेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दोगे एंटर योर नेम। इस तरह आप जब लिख करोगे तो यूज़र को आइडिया हो जाएगा कि इनपुट के लिए किस इनपुट के लिए वेट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एंटर अ नंबर 45 80 और आ गया सम इज ग्रेटर देन 50। यहाँ पे तो हमने सम के साथ चेक किया। अब अगर ये देखना होगा यूज़र ने मैक्सिमम नंबर कौन सा एंटर किया, क्या नंबर उसने मैक्स एंटर किया है, तो वो भी यहाँ से चेक किया जा सकता है। इस पार्ट में हमने यूज़र से इनपुट तो गेट कर ली, इसमें आप सिंपली अब चेक लगा सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ कंडीशन चेंज करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b। इफ a इज ग्रेटर देन b, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका क्या मतलब है कि a जो है वो b से बड़ा है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं द मैक्सिमम नंबर इज, और इंटीजर प्रिंट करवाने के लिए हम प्लेस होल्डर जो है वो % d यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम दे देंगे क्योंकि हमने लिखा है a इज ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका मतलब है a ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर a करवा देते हैं। अदरवाइज इफ सॉरी इसकी बॉडी के आपने बाहर लिखना है, यहाँ पे लिखना है, वो बॉडी कंप्लीट होगी, उसका इतना ही काम था। ये इफ की बॉडी है, इसके अंदर इसने प्रिंट करवा देना अगर ये इससे ग्रेटर होगा। तो हम फिर एक और इफ लगाएंगे b को चेक करने के लिए, b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि हो सकता है ना कि जो दूसरा वैल्यू दी है, जो दूसरी वैल्यू यूजर ने दी है b है, वो ग्रेटर हो। तो b इज ग्रेटर देन a, तो हम क्या यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे b, जो मैक्सिमम नंबर एंटर किया गया ना वो b है। इफ a इज ग्रेटर देन b, ये ट्रू हुआ तो a जो है वो बड़ा नंबर है, लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होता तो ज़ाहिर है ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो फिर अगला चेक हमें लगाया b इज ग्रेटर देन a, तो फिर b जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 2, तो 2 जो है वो a में सेव होगा, तो यानी a की वैल्यू होगी 2 और b की वैल्यू होगी 5, तो मैक्सिमम नंबर इज 5, यहाँ पे प्रिंट हो गया 5 जो है वो मैक्सिमम है। अब ये यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग ना रहे, पता हो a की वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख भी वैसे ही देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इस तरह लिख देते हैं ताकि वो पता रहे कि वैल्यू किसके लिए वैल्यू एंटर की जा रही है, कंफ्यूजन ना हो। द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, तो अब एग्जैक्टली ये लिखा है, पता होगा a में क्या वैल्यू सेव है, b में क्या वैल्यू सेव है। ये आ गया जी। अब इसकी वैल्यू देते हैं, a की वैल्यू 10 दे दी है और b के लिए वैल्यू दे दी है 2, तो अब आ गया मैक्सिमम नंबर इज 10, तो यूज़र ने जो एंटर किया मैक्सिमम नंबर वो 10 है। तो इस तरह ये चेक आ गया। लेकिन अगर आप एक चीज़ यहाँ में एक हम और देखेंगे, अगर दोनों को सेम वैल्यू दे दी जाए तो फिर क्या आंसर आएगा, नथिंग, क्योंकि अगर दोनों की सेम है तो a b से बड़ा नहीं है, ना b a से बड़ा है, ये दोनों आपस में बराबर है। और अगर आपने ये चीज़ चेक करनी हो, इक्वालिटी चेक करनी हो कि दो वैल्यूज, दो वेरिएबल आपस में बराबर हैं कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे इसको, इफ a डबल इक्वल साइन यूज करते हैं। सिंगल इक्वल जो साइन है, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। तो कंडीशन में आपने डबल इक्वल हमेशा यूज करना है, सिंगल इक्वल कभी नहीं यूज करना। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं, वैल्यू तो हमने प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जब वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी तो ये हम ना प्लेस होल्डर लिखेंगे ना कामा के बाद कुछ लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर्स आर इक्वल, कि दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये इक्वल की कंडीशन जो है वो, अगर दोनों हमने सेम दे दिए तो इक्वल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोनों मैंने 2 2 ही दिया है तो नंबर्स आर इक्वल, सॉरी वो आर का ही नहीं लिखा। और अगर हम डिफरेंट उनको नंबर देंगे तो वो इस हिसाब से वैल्यू आएगी। 10 है 20 है तो नंबर मैक्सिमम नंबर इज 20, और अगर 10 10 ही देंगे तो आ गया द नंबर आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह आप ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल से जो है वो इक्वालिटी चेक करते हैं,
और आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं एक ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने इक्वालिटी और जो ग्रेटर देन दोनों इकट्ठे ही चेक करने हो तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हो, जैसे हमने मार्क्स में किया था कि या तो एग्जैक्टली 40 के इक्वल हो तब भी पास है, अगर 40 से ज़्यादा हो तब भी पास है। तो तब आप साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से साइन यूज़ करते हैं, इक्वल टू भी साथ यूज़ करते हैं कंडीशन के साथ। ठीक है, ये हमारी सिंपल इफ कंडीशंस थी। अब इफ कंडीशंस में आपने देख लिया होगा कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता। तो उसका हल ये है कि सिंपल इफ कंडीशन में तो ऐसा ही होता है, उसका हल है इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई और ये बॉडी एग्जीक्यूट ज़ाहिर नहीं होगी तो फिर एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसमें हम इस इफ को सिंपली खत्म कर सकते हैं, इसकी बजाय हम सिंपली एफ लिख सकते हैं। ज़ाहिर अगर ए बी से बड़ा नहीं है और नंबर भी दो ही है हमारे पास, ए और बी दो ही नंबर है, ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर बी ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों में से एक बात हो सकती है ना, या वो बड़ा होगा या वो बराबर होगा। तो अगर हम इसी की बात करें कि वो या तो उससे बड़ा होगा बराबर का, अब हमने वो अलग से कंडीशन लिख दी है, तो हम इसको एल्स पार्ट में लिख सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन के थ्रू लिख सकते हैं। इफ अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो ये ज़ाहिर है बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। इस प्रोग्राम को भी मैं उसी तरह से कमेंट कर देता हूँ, इसी को बल्कि उठा के यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं रखूँगा तो ये सारे का सारा कमेंट हो जाएगा। अब हम इफ एल्स की देख लेते हैं कि इफ एल्स को किस तरह से लिखा जाता है। कीवर्ड जो है वो जैसे इफ एक कीवर्ड है, इसी तरह एल्स भी एक कीवर्ड है और उसकी भी बॉडी होती है। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इक्वालिटी के ऊपर लगा देते हैं। नंबर इसी तरह से हम यूज़र से गेट करेंगे, दो नंबर गेट किए ए और बी में, और यहाँ पे क्या करेंगे हम चेक लगा देते हैं इफ़ ए डबल इक्वल बी, यानी ए बी के इक्वल है, तो प्रिंट करवा देते हैं नंबर्स आर इक्वल। अगर हम सिर्फ इतने ही लिखते हैं तो अगर वो नंबर इक्वल नहीं होंगे तो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पे कोई रैंडम नंबर दे देता हूँ जो कि इक्वल नहीं है, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अगर हमने उसका एल्स पार्ट लिखेंगे एल्स कीवर्ड के साथ और उसके बाद लिखेंगे उसकी बॉडी। एल्स कीवर्ड है जैसे एक इफ कीवर्ड है और उसके बाद उसकी बॉडी है, बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी। नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन। तो अब अगर मैं अनइक्वल नंबर इसको देता हूँ तो यहाँ पे आएगा नंबर्स आर नॉट इक्वल, 12 और 25 बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब भी इफ वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एल्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे एक ये भी चीज़ पता चल गई कि दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, ना दोनों हो सकते हैं एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ना दोनों स्किप हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक ने लाजम एग्जीक्यूट होना है। अगर मैं ए और बी दोनों को 10 ही दे देता हूँ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया नंबर्स आर इक्वल, और ये स्किप हो गया नंबर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू होगी है, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से हम इफ एल्स लिख सकते हैं। अगर हम हमारे दो फ्लो बनते होंगे, एक कंडीशन की बेस पे हमने कुछ करना है, कुछ एग्जीक्यूट करना है, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उससे अलग को हमने कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो हम इस तरह से इफ एल्स के साथ कर सकते हैं, जो कि सिंपल इफ से तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आ जाता है इफ एल्स इफ। जो हमने इस एग्जाम्पल पे काम किया ना, मैं इसी को मॉडिफाई करता हूँ कि इसी को आपने किस तरह से इफ एल्स इफ में चेंज कर सकते हैं। इस सारे को उसी तरह कमेंट किया, मैं इसको कॉपी करूँगा ताकि हम बाद में कंपैरिजन में उसको देख भी सकें कि इनमें फ़र्क क्या है। तो मैं पूरा प्रोग्राम यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूट करें। ये सिंपली जैसे पहले चल रहा था एज इट इज ही चलेगा। 12 है, 15 है, तो मैक्सिमम नंबर इज 15। तो इफ एल्स इफ में हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमने 3 एल्स ही लगाई हैं एक सीक्वेंस के अंदर।
तीन इफ लगाई हैं, एक सीक्वेंस में इफ लगी हुई है। तो एल्स इफ में क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू हो गई ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल एल्स नहीं लिखेंगे, एल्स इफ लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ट्रू नहीं होगी तो कंट्रोल यहां पे आएगा, और इसके बाद क्योंकि हमने फिर इफ लिख दिया तो वो इस कंडीशन को चेक करेगा। इस कंडीशन को चेक करेगा कि बी, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो फिर चेक करोगे बी ग्रेटर देन ए के है। अगर हो गया ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर सिंपल एल्स पार्ट में आ जाओ, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा नहीं है और बी ए से बड़ा नहीं है तो फिर ऑब्वियस है, फिक्स है कि ये आपस में बराबर होंगे, तो फिर सिंपली एल्स पार्ट में आ जाओ। फिर इक्वालिटी चेक करने की जरूरत भी नहीं ना है, क्योंकि कन्फर्म है अगर ए बी से बड़ा ना हुआ और बी ए से बड़ा ना हुआ तो फिर कन्फर्म है कि ये इक्वली होंगे। तो इस तरह से हम इफ एल्स इफ को यूज करते हैं, और आप मल्टीपल जितने चाहे एल्स इफ यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एंड पे एक एल्स आ भी सकता है, ऑप्शनल है, नहीं भी आ सकता। आप इसको खत्म भी कर दें प्रोग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन के मुताबिक जो हमने लॉजिक लगाई है उसके मुताबिक हमें एल्स पार्ट की जरूरत है, हमने क्योंकि इक्वालिटी भी बतानी है, तो इसलिए ये ऑप्शनल होता है। हमने देखा कि हम सिंपल इफ भी लगा सकते हैं। तो ये सारी हैं चीज़ें जो हमें ज़रूरत है हमारी लॉजिक के हिसाब से जो बनती हैं, हमने वो लगानी है। कहीं पे आप इफ एल्स लगाते हो, कहीं पे आप सिंपली इफ से अगर आपका काम चलता है आप सिंपल इफ लगाते हो, और कहीं पे आपको इफ एल्स इफ की ज़रूरत होती है। ये डिपेंड करता है टोटली लॉजिक पे। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हो, मल्टीपल कंडीशंस आ रही हो, तो आप एल्स इफ फिर यूज़ करते हो, इफ एल्स इफ जो है वो यूज़ करते हो। यानी ये कंडीशन जैसे यहाँ पे हमने चेक की कि ए बी से ग्रेटर है कि नहीं, नहीं है, तो दूसरी कंडीशन चेक की बी ए से ग्रेटर है कि नहीं। अगर ये भी नहीं है तो फिर एल्स पार्ट में आएगा कि लाजम है कि ये इक्वली होगा। अब ये सेम उसी तरह से वर्क करेगा जैसे ये पहले कर रहा था। यहाँ पे आप 10 और 10 तो नंबर्स आर इक्वल प्रिंट हो गया, सिंपल। और इसी तरह से अगर हम करें 12 56 तो मैक्सिमम नंबर इज 56 आ गया। अगर हम पहला नंबर बढ़ा दे के देखें 6 2 तो मैक्सिमम नंबर इज 6। तो तीनों कंडीशन हमने चेक कर ली, सेम उसी तरह से वर्क कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पुराना कोड था इसमें इफ और इफ, तीन इफ थी। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इस केस में ये तीनों इफ को चेक करता है लाजमी, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, चेक करने की कोशिश को चेक करेगा इसको, कंडीशन को। तो अगर ये ट्रू ना हुई तो इसको भी करेगा, अगर ट्रू नहीं होती हो या ना हो, इसने लाजम इन सब को चेक करना है। तो ये फ़र्क है, ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं हुई कोई गर्ज नहीं, ये भी लाजमी चेक होगी, ट्रू हुई नहीं हुई फिर ये लाजमी चेक होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो सबसे पहले इसको चेक करेगा, अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो इसको प्रिंट करेगा, बाकी की सारी स्किप हो जाएंगी। अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर इसको चेक करना है, और इसको चेक करने पे अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाली स्किप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप इफ सीक्वेंस में लिखते हो, एक सीक्वेंस के साथ इफ लिखते हो, तो ये सारी की सारी चेक होती हैं। एग्जीक्यूट तो तभी होना जब ये ट्रू होगी, और इस केस में इन तीनों में से कोई एक ही हो सकती थी, क्योंकि हमारे नंबर इस तरह के नहीं थे, या तो वो बराबर हो सकते थे, या वो ग्रेटर हो सकते थे, या लेस हो सकते थे, ठीक है, एक दूसरे से। तो इसलिए, लेकिन कंपाइलर जो है, जो आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा वो इन तीनों को चेक करेगा। तो ये एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, सीपीयू साइकिल जो है वो यूज होंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक ही जो है वो ट्रू हो सकती है। तो ये उससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जहां भी कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी की सारी स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर है जब आपको मल्टीपल कंडीशन इस तरह से चेक करनी हो। बाकी का सारा कोड मैंने कमेंट करके यहाँ पे नीचे कर दिया, और ये स्टेटमेंट हमारे पास जिसके मुताबिक हमने अभी एक प्रोग्राम लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, इट एड्स 50% बोनस इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, इट एड्स 25% बोनस इफ द ग्रेड इज 15 और लेस। अगर तो 15 से ज़्यादा हो ग्रेड तो हमने कितना ऐड करना है, 50% बोनस। और अगर 15 से कम है, 15 या 15 से कम है, इफ द ग्रेड इज 15 और लेस, 15 या 15 से कम है, तो फिर हमने
जो है वो 25% बोनस ऐड करना है और टोटल सैलरी जो है ना वो डिस्प्ले करवा देनी है। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स, आपको जब भी इस तरह से प्रोग्राम मिलता है करने के लिए तो आपने पॉइंट्स निकालने होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि 2 इनपुट्स आपने लेनी है यूज़र से, इनपुट सैलरी एंड ग्रेड। अब पहली बात है कि टाइप क्या होगी। सैलरी का तो आपको पता है कि जब इसमें बोनस कैलकुलेट करके ऐड होना है तो उसकी वैल्यू फ्लोट हो सकती है, क्योंकि परसेंटेज से जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो उसमें डिवीजन भी आती है, और जब डिवीजन आनी है तो उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपने फ्लोट को यूज़ करना है। तो सैलरी के लिए तो फिक्स हो गया कि आपने फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम आपको सॉल्व करना चाहिए। तो आपको ये आ गया, तो आप यहाँ पे लिखो फ्लोट सैलरी, ठीक है। एक तो वेरिएबल आपको ये चाहिए, दूसरा चाहिए ग्रेड का। अब ग्रेड की डाटा टाइप क्या हो, तो इसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। 15 यानी एक इंटीजर है, तो इससे ये आपको पता चल गया कि जो वो है ग्रेड है उसकी टाइप इंटीजर होगी। तो डिक्लेयर करने के बाद सेमीकोलन लगाना होता है, इंट ग्रेड। ग्रेड का भी एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और सैलरी का भी वेरिएबल हो गया। तीसरी चीज़ है बोनस की। बोनस आपने कैलकुलेट करना है किस बेस पे, ग्रेड की बेस पे। तो बोनस का भी एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि कैलकुलेट करके हम उसमें सेव करा सकें। और बोनस क्योंकि कैलकुलेट होना है परसेंटेज के हिसाब से, तो ये भी फ्लोट हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज में जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिवीजन आती है और डिवीजन का आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है। तो हमने अपने वेरिएबल ले लिए। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि यूजर से इनपुट लेने हैं, तो ज़ाहिर है हमें स्कैन एफ को यूज़ करना होगा। तो स्कैन एफ को यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले प्रिंट एफ से एक मैसेज प्रिंट करवा दिया जाए ताकि यूज़र को पता हो कि उसने क्या एंटर करना है। तो प्रिंट एफ एंटर योर सैलरी, ठीक है। सिंपली इस तरह से एक मैसेज लिख दें ताकि यूज़र को आइडिया हो जाए कि उसने क्या एंटर करना है। और उसके बाद लिखेंगे स्कैन एफ, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हमने वैल्यू लेनी है सैलरी की, फ्लोट में है। तो यूज़र जो है वो फ्लोट में भी इनपुट कर सकता है, ना भी करे आप सिंपली यहाँ पे लिख दें परसेंटेज एफ, और यहाँ पे आ जाएगा एंड के साथ एंड सैलरी, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने क्या लेनी है, ग्रेड इनपुट लेना है। तो इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली चेंज कर देते हैं कि अपना ग्रेड जो है वो एंटर करो। और ग्रेड क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर के लिए स्कैन एफ में आएगा परसेंटेज डी, और यहाँ पे एंड साइन के साथ जो है हम प्रिंट करवा देंगे, लिख देंगे सॉरी, ग्रेड। तो इस तरह ये यूज़र से इनपुट हो गया, तो हमने पहला काम भी कर लिया कि ग्रेड इनपुट लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन है। ग्रेड के हिसाब से यूज़र जो भी ग्रेड एंटर करेगा उस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब कंडीशन क्या है, इफ़ ग्रेड इज़, पहली जो कंडीशन कही गई है ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 15, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 15, इक्वल टू का जिक्र नहीं है, सिंपली लिखा हुआ है कि 15 से ग्रेटर हो। अगर 15 से ग्रेटर हो तो कितना बोनस हमें देना है, 50%। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बोनस को, सारा बोनस में उसको सेव करवा देंगे ना जो भी रिजल्ट आएगा एक्सप्रेशन का। और परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, 50% हमने कैसे निकालना है, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। तो इतना बोनस इसका बनेगा, सैलरी का 50% बोनस हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि 50 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने लिखा है, ये डिवीजन जो है ये इंटीजर डिवीजन हो जाती है, और इंटीजर डिवीजन में आपको फ्लोटिंग पॉइंट वाला वैल्यू नहीं मिलेगी, वाली जो वैल्यू होती है वो नहीं मिलेगी आपको, तो ये प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन आपकी ठीक नहीं आएगी। तो डिवीजन को फ्लोटिंग में आंसर लेने के लिए आपने क्या करना होता है, किसी एक को या दोनों को आप फ्लोटिंग पॉइंट में ही लिखो, तब डिवीजन का आंसर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है, जब भी आप डिवीजन कर रहे हो आपको आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए। ये भी बात है कि डिवीजन का आंसर आप इंटीजर डिवीजन नहीं चाहते, आप जो है वो फ्लोटिंग डिवीजन चाहते हो, तो आपको अगर इस तरह से डायरेक्टली कांस्टेंट्स देने हो तो आप 0.07 लाजमी लिखो। और उसके बाद क्या कहते हैं जी कि अगर तो ग्रेड ग्रेटर देन 15 हो तो ये क्या कैलकुलेट करना है,
एल्स, अब जाहिर है या तो इक्वल भी होगा तो तब भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लेस देन होगा तब भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो दोनों केसेस में वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल एफ को यूज करके वो दोनों कंडीशन फुलफिल होती है ना, क्योंकि हमने ग्रेड की यहाँ पे लगा दी है। अगर तो ग्रेड एग्जैक्टली 15 हुआ तो तब भी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, और अगर कम हुआ तब भी ट्रू नहीं है, दोनों केसेस में वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। और एल्स पार्ट में हमने बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली हमने चेंज करना है इसको, यहाँ पे 50 की बजाय 25 आ जाएगा, यहाँ पे इट एड्स 25% बोनस, तो हम यहाँ पे 50 की बजाय सिंपली 25 लिख देंगे, तो ये बोनस कैलकुलेट हो गया। अब बोनस कैलकुलेट होने के बाद सैलरी, फाइनली सैलरी कितनी बनेगी इसकी, जो सैलरी है प्लस बोनस, जितनी सैलरी पहले थी वो सैलरी और प्लस बोनस, उसी को हमने साइन कर दिया। सैलरी इज इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, सैलरी प्लस बोनस, जितना भी बोनस कैलकुलेट हुआ होगा, अगर ये ट्रू होगी तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, ये अगर वो ट्रू नहीं होती तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, जो भी आंसर आएगा वो बोनस जो है वो सिंपली इसमें ऐड कर देना है सैलरी के अंदर। वो सैलरी को साइन कर दिया, और इसके बाद हम सिंपली इसको प्रिंट करवा देंगे कि जो तुम्हारी फाइनल सैलरी है या टोटल सैलरी है वो क्या बनती है। तो योर टोटल सैलरी इज, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो फ्लोटिंग में है सैलरी, तो हम यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा सैलरी, ठीक है जी, सेमीकोलन। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है एग्जैक्टली, और ये आपको यहाँ पे शो भी करवा रहा है एरर मैसेज में, गार्ड वो लिखा गया गार्ड डी अनडिक्लेयर्ड, ये अनडिक्लेयर है क्योंकि ग्रेड है सही स्पेलिंग, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये भी अच्छा हो जाता है, एरर आ जाए तो समझाना आसान होता है, आपको भी एरर फेस करना पड़ सकता है, तो एग्जैक्टली उसकी रीज़न क्या है, ये एरर क्यों आया। तो एंटर योर सैलरी, मैं सिंपलिसिटी के लिए ताकि कैलकुलेशन हम देख लें कि ठीक है, मैं 100 ही लिख रहा हूँ, और ग्रेड जो है वो एग्जैक्टली 15, तो सैलरी कितनी आ गई है 125, क्योंकि 100 का 25% 25 ही आएगा, जब उसमें ऐड होगा तो 125 टोटल उसकी सैलरी बन जाएगी, क्योंकि हमने ग्रेड उसका एंटर किया है 15, और 15 ग्रेड जो है वो एल्स पार्ट में आएगा, क्योंकि 15 एग्जैक्टली इक्वल टू है 15 के, तो वो एल्स पार्ट में आएगा, और वो एल्स पार्ट में आया तो उसमें 25% उसने ऐड कर दिया। इसी तरह दोबारा इसको रन करते हैं और इससे ज़्यादा का ग्रेड दे के देखते हैं, 100 और ग्रेड 17 कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखें 150 आ गया, 100 का 50% जो 50 बनेगा ऐड हुआ तो 150 आ गया। तो इस तरह सैलरी तो आप जो मर्जी दें, लेकिन कंडीशन जो है वो हमारी ठीक काम कर रही है कि अगर उसका ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो वो 50% उसमें ऐड कर रहा है सैलरी के अंदर, और अगर उसके बराबर है या कम है तो वो 25% ऐड कर रहा है। तो इस तरह आप 1 बाय 1 पीस बाय पीस, आपको जब भी प्रोग्राम मिले, कोई भी प्रॉब्लम मिले, तो उसे पीस बाय पीस उसको सॉल्व करें। उसी में से ही आपने निकालना होता है कि इसकी डाटा टाइप क्या है, एग्जैक्टली नहीं कहा होता कि आप ये इंटीजर में लेंगे या फ्लोट में, आपने ज़रूरत के मुताबिक अपने उस पर काम करना होता है, डाटा टाइप सेट करना, और यहाँ पे जैसे बताया कि इनपुट लेनी है तो फिर ज़ाहिर है वो आपने यूज़र से इनपुट लेनी होती है। हमने 3 टॉपिक इसमें कर लिए, इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़। अब नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपकी बुक में जो प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।